पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को आज 17 दिन हो गया है। युकेश चंद्राकर जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए क्या बड़ा खुलासा किया है आरोपियों को लेकर। उन्होंने कहा है, मेरे भाई मुकेश चंद्राकर और मैंने एक साझा स्वप्न देखा था। उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से। इसी बयान पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा, और दूसरी बात है कि उसके अस्थि कलश को भी किस प्रकार से बिखेर दिया गया। मतलब मृत्यु के बाद भी मुकेश को अपमानित करने का कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस हो रही है, जीने का शौक नहीं है, लेकिन अब लड़ना है। मुझे लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। इस भाई के इस अधूरे स्वप्न को अपना पूरा स्वप्न मानकर चलें, अपने जीवन का उद्देश्य मानकर चलें। ये हम दो भाइयों का साझा स्वप्न मानव जाति के लिए हमने जो देखा था। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को आज 17 दिन हो गया है। 17 दिनों में कई घटनाएं हुई, कई घोषणाएं हुई और राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार भी हुआ। आपको मालूम होगा कि 13 तारीख को हमने आपको खबर दिखाई थी, जब हमने दिखाया था कि दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के अस्थियों को किसी ने जमीन पर फोड़ दिया है और फेंक दिया है, अस्थि कलश को। उसके अगले दिन मकर संक्रांति था, तो सीएम विष्णुदेव साय से पत्रकार ने जब पूछा कि दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के लिए क्या घोषणाएं सरकार करने वाली है, तो उन्होंने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नाम पर पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें उनके परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसी बयान पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मुकेश चंद्राकर की अस्थियों को फेंक दिया जा रहा है और 10 लाख रुपए की इस आर्थिक सहायता की जो घोषणा की गई है, इतने दिनों बाद क्यों की गई है। ये दोनों बयान भी आप आगे सुनेंगे, पर आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बड़ा मकसद है, क्योंकि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश चंद्राकर जो भी पेशे से पत्रकार हैं और मुकेश चंद्राकर उनके छोटे भाई थे, जैसे आप सब जानते होंगे, आपने उनका इंटरव्यू भी हमारे ब्लड टाइम्स में देखा होगा। उन्होंने पोस्ट किया है, 2 पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने आरोपियों के खिलाफ, आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में आपको पता होगा कि 4 आरोपी जेल में बंद है। सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र राम टेके, जो उनका सुपरवाइजर था, इन्होंने ही षड्यंत्र रच के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतारा। अब आपको बताते हैं कि युकेश चंद्राकर जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए क्या बड़ा खुलासा किया है आरोपियों को लेकर। उन्होंने कहा है कि सुरेश चंद्रकार और दिनेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार उनके चचेरे भाई नहीं हैं। मीडिया में लगातार ये बातें चल रही है कि तीनों आरोपी जो हैं चंद्रकार, वो उनके चचेरे भाई हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। पर युकेश चंद्राकर ने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि दूर दूर तक ये तीनों उनके चचेरे भाई नहीं हैं और वंशावली में भी दूर दूर तक इनका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ सरनेम सेम होने के कारण इन्हें इनका भाई बना दिया जा रहा है, चचेरा भाई बना दिया जा रहा है, तो पूरे मीडिया में चल रहा है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के, देश भर के मीडिया संस्थानों से भी अपील की है कि अभी तक आपने हमारा बहुत साथ दिया है, इस चीज को भी आप दिखाएं और स्पष्ट करें कि सुरेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और रितेश चंद्रकार वो उनके भाई नहीं है, चचेरे भाई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने 1-2 दिन पहले एक और एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। यानी उन्हें कहीं ना कहीं खतरा का डर है। जब ये सुरक्षा की मांग उन्होंने तब की थी जब उनके भाई के अस्थि कलश को किसी ने जमीन पर मुक्तिधाम में फेंक दिया था। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने क्या पोस्ट किया था आपको बताते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस हो रही है, जीने का शौक नहीं है, लेकिन अब लड़ना है। मुझे लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ। कृपया हमें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक जो पोस्ट किया है खुलासा करते हुए कि उनके चचेरे भाई नहीं है, उसमें उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। सुरेश, रितेश और दिनेश चंद्रकार हमारे कोई चचेरे भाई नहीं है। ये गलत खबर फैली है। सरनेम एक है, वंशावली में दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनका। करेक्ट करे। कद्दावर ठेकेदार ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, पूरे मीडिया ने बहुत साथ दिया है हमारा, लेकिन एक मदद यह भी करे कृपया कि वे हत्यारा झूठा बयान दे रहे हैं कि हम चचेरे भाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी भाई को ढूंढ रहे हैं। एक पुराना कुछ टूटा हुआ सा कमरा, भाई फोन चलाता हुआ बाहर आया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हम दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोला, आ रहा हूँ दद्दा, आ रहा हूँ, बार दो करके उन्होंने पोस्ट किया है। ये पोस्ट एक साफ साफ दिखाता है कि एक भाई को कितना गम हुआ है अपने छोटे भाई को खोने के लिए, जिसे वो बचपन से पत्रकारिता सिखाया है और जीवन में लड़ना सिखाया है। इसके साथ ही युकेश चंद्राकर ने
एक वीडियो शेयर किया है, करीबन 12 मिनट का वीडियो है। उसमें उन्होंने मुकेश चंद्राकर और उनका जो सपना था, जो अधूरा सपना रह चुका है, जो बार बार मुकेश चंद्राकर बोल रहा था, उस बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप आगे सुनिए, और उसके पहले आप सुनिए कि सीएम ने क्या घोषणा की थी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या पलटवार किया था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं लाभेश घोष, धन्यवाद। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता दी जाएगी? बिल्कुल, उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। सर, मुकेश चंद्राकर को लेकर भी आज सीएम ने घोषणा की है, आपने इसे लेकर ट्वीट किया है, उसको किस तरह? देखिए, मुकेश चंद्राकर की जो मृत्यु हुई, जो हत्या हुई, उससे तो पूरे देश में शोक की लहर थी कि किस प्रकार से पत्रकार की हत्या कर दी गई, जो बेहद दुखद है। और उसके बाद सहायता देने में इतना विलंब क्यों मुख्यमंत्री जी? दूसरी बात, वो तो मर गए, उसके लाश को भी आपने कहाँ छुपा कर रखा था? वो निशंस हत्या थी। और दूसरी बात है कि उसके अस्थि कलश को भी किस प्रकार से बिखेर दिया गया। मतलब मृत्यु के बाद भी मुकेश को अपमानित करने का कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। भाई सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही। ये तो निंदनीय है ना। और 10 लाख रुपए दिए वो अपर्याप्त है उसके परिवार के लोगों को। हमने कहा कि नौकरी तो दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं की? सड़क जो बनी नहीं और उसका भुगतान हो गया, कौन लोग हैं जिम्मेदार लोग? उसकी जांच क्यों नहीं की? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करी सरकार? इसका मतलब यह है कि आप अपराधी बचा रहे हैं। मेरे भाई मुकेश चंद्राकर और मैंने एक साझा स्वप्न देखा था, इस दुखी और पीड़ित दुनिया को कुछ बेहतर स्थिति में ले आने का। हाल ही में लॉस एंजलिस में आग की जो घटना घटी, प्राकृतिक आपदा इसे नाम भले दे दिया जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का बड़ा हाथ है, हमारे पूर्वजों का भी बड़ा हाथ है। हमने जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ों की अनदेखी ज़रूर की है हमने। जिस तरह से लॉस एंजलिस की घटना घटी है, भविष्य में इस तरह की और इससे भयानक घटनाएं घट सकती हैं। अगर नहीं भी घटें तब भी जो परिणाम आ सकते हैं, उन परिणामों से मानव जाति को सुरक्षित रखने और हमारी पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन देने का स्वप्न हमने देखा था। और ये स्वप्न देखने का प्रमुख कारण ये था कि हमने कुछ आंकड़ों पे बातचीत करी थी। वो कहानी बहुत अलग है जब हमने ये स्वप्न साथ मिलकर देखा था। उस कहानी पर फिर कभी बात, क्योंकि इस समय आपका, हमारा और हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य का जीवन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल हम जो कुछ भी करते हैं आज, उसके परिणाम आते हैं, मिलते ही हैं निकट भविष्य में। कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इन आंकड़ों से घबराना नहीं है, बल्कि अब एक तैयारी करनी है जो संभावित आशंकित जो खतरे हैं उनसे मानव जाति को बचाने की। क्योंकि अब तक जो चीज़ें हम करते आए हैं और कर रहे हैं, उसके निकट भविष्य में जो परिणाम आने हैं वह मुश्किल से 15 से 20 साल के अंदर ये परिणाम आने शुरू हो जाएंगे कि बहुत जगहों पे अनाज नहीं उगा सकेंगे हम, धरती इतनी बंजर हो जाएगी, हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं बचेगा। ये सब अगर मैं कह रहा हूँ तो उनके पीछे बड़े कारण हैं और इनका समाधान भी हमारे पास है। हम दोनों भाइयों ने इनके समाधान भी खोज निकाले थे। तो आंकड़े कुछ इस तरह से हैं मोटा माटी, जिनकी बातें की जानी चाहिए। हम प्लास्टिक सब लोग यूज़ करते हैं, कपड़े सभी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन
उनके उत्पादन की ही बात करेंगे, हम उन्हें बनाने की ही बात करेंगे कि सिर्फ बनाने में ही जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं सिर्फ उनकी बात करते हैं और इनका इस्तेमाल हमें कम करना होगा, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा समाधान के रास्ते भी निकालेंगे। प्लास्टिक दैनिक उत्पादन, जो इंटरनेट पर ये जानकारी मौजूद है और जो जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, कागज़ों पर जो जानकारी मौजूद हो और जो कागज़ों में भी नहीं है, अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो कितना हो सकता है, ये आप लोगों की स्टडी का विषय हो जाएगा अब। लेकिन इंटरनेट पर जो जानकारी मुझे मिली मैं उसकी बात करता हूँ। प्लास्टिक हम पूरी दुनिया में 100 करोड़ किलोग्राम यानी 10 लाख टन हर दिन बना रहे हैं, प्लास्टिक और प्लास्टिक के अन्य उत्पाद। 1000 किलोग्राम प्लास्टिक बनाने में 300 से 400 लीटर पानी प्रदूषित हो जाता है। और इस तरह से आप देखते हैं तो एक दिन में 10 लाख टन प्लास्टिक बनाने में प्लास्टिक का उत्पादन करने में 30 से 40 अरब लीटर पानी हर दिन बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और ये प्रदूषण कोई मामूली प्रदूषण नहीं है। इनमें कौन से तत्व रिस रहे हैं, कौन से तत्व इसमें रिलीज़ हो रहे हैं, पानी कैसे जहर बन रहा है और पानी के कारण मिट्टी कैसे बंजर हो रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। कपड़े जो हम पहनते हैं हर रोज़, 1000 किलोग्राम कपड़ा बनाने में 2500 से 3500 लीटर पानी ख़राब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है बुरी तरह से। और कपड़ों का दैनिक उत्पादन है 3.5 से 4 लाख टन यानी 35 से 40 करोड़ किलोग्राम। और इसका कुल प्रदूषण अगर आप देखेंगे तो 87.5 से लेकर के 140 अरब लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है। सोना और चांदी की अगर बात करें तो 5 से 8,000 लीटर 1000 किलोग्राम सोना चांदी बनाने में पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। सोना हर दिन 300 टन यानी 3 लाख किलोग्राम उत्पादन किया जाता है। चांदी 600 टन यानी 6 लाख किलोग्राम उत्पादन किया जाता है। इससे सोना उत्पादन में 15 से 24 लाख लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है। चांदी उत्पादन में 30 से 48 लाख लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है। एल्यूमिनियम और तांबा, एल्यूमिनियम 600 लीटर पानी लगता है 1000 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाने में और ये पानी प्रदूषित हो रहा है 600 लीटर। तांबा में 1000 किलोग्राम जो है तांबा बनाने में 800 लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है। एल्यूमिनियम का उत्पादन 2 लाख टन यानी कि 20 करोड़ किलोग्राम प्रतिदिन और तांबा का उत्पादन प्रतिदिन 1 लाख टन यानी 10 करोड़ किलोग्राम। एल्यूमिनियम उत्पादन में 12 करोड़ लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है। तांबा उत्पादन में 8 करोड़ लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है। लोहा और पीतल की बात करें तो लोहा 1000 किलोग्राम लोहा बनाने में 400 लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है और 1000 किलोग्राम पीतल बनाने में 700 लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है। लोहा हर दिन पूरी दुनिया भर में 10 लाख टन यानी 100 करोड़ किलोग्राम उत्पादन किया जा रहा है। पीतल का उत्पादन 2 लाख टन यानी 20 करोड़ किलोग्राम हर दिन उत्पादन किया जा रहा है। लोहा उत्पादन में 40 करोड़ लीटर पानी हर रोज़ प्रदूषित हो रहा है। पीतल उत्पादन में 14 करोड़ लीटर पानी हर रोज़ प्रदूषित हो रहा है। पेंट और वाटर कलर की अगर आप बात करें तो 1200 से 1500 लीटर पानी हर दिन प्रदूषित हो रहा है सिर्फ 1000 किलोग्राम पेंट और वाटर कलर बनाने में। दैनिक उत्पादन की बात करें तो 50 से 70 हज़ार टन पेंट और वाटर कलर हर दिन इसका उत्पादन किया जा रहा है। इस तरह से कागज़ और स्याही की भी बात करते हैं तो 10,000 लीटर पानी लगता है 1000 किलोग्राम कागज़ बनाने में। स्याही 2000 लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है 1000 किलोग्राम स्याही बनाने में। कागज़ 5 लाख टन 50 करोड़ किलोग्राम और स्याही
1 लाख टन 10 करोड़ किलोग्राम हर दिन उत्पादन किया जा रहा है। कागज़ उत्पादन में हर दिन 500 अरब लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। स्याही उत्पादन में 20 अरब लीटर पानी हर दिन बर्बाद हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ये आंकड़े इंटरनेट पर आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा इनके उत्पादन में या प्लास्टिक के उत्पादन में जो रासायनिक तत्व यौगिक रिलीज़ हो रहे हैं, पानी में मिक्स हो रहे हैं और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, वो हैं बेंजीन, स्टायरिन और फेनोलिक, इनके यौगिक। मानव शरीर पर इसका प्रभाव कैंसर, तंत्रिका तंत्र में समस्या, मिट्टी में उर्वरता को कम करता है और मानव शरीर में कैंसर, तंत्रिका तंत्र में समस्या, इस तरह की चीज़ें पैदा कर रहा है। कैंसर सिर्फ तंबाकू के उत्पादों से ही नहीं हो रहा है। इस तरह से कपड़े जो बनाते हैं उसमें अमोनिया, सल्फर यौगिक आदि मानव शरीर पर जो है त्वचा रोग, फेफड़ों में संक्रमण, कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी अनुपयुक्त हो जाता है, समुद्री जल में जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ते हैं, भूगर्भीय जल में जहरीले तत्व घुल जाते हैं। इस तरह से आप हर एक जो उत्पाद है जो बना रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होकर मिल रहे हैं, जिनका असर मानव शरीर पर, मृदा पर यानी मिट्टी पर पड़ रहा है। और हवा का आंकड़ा आप निकाल लें, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। तो इनसे बचने के उपाय हैं। बचने के उपाय हमने ये सोचा था कि हम किसी माध्यम से केंद्र सरकार तक के बात पहुँचाएंगे और केंद्र सरकार खुद ही इन कामों को आगे बढ़ाए, जिसमें फैक्ट्रीज़ में जिन रासायनिक तत्वों का मिश्रण उस पानी में हो रहा है उन्हें अलग करने की एक तरकीब ईजाद की जाए। ये वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय हो जाता है और उन्हें सही में इस दिशा में काम करना ही चाहिए। हर फैक्ट्री में कुछ इस तरह की मशीनरी स्थापित करनी ही चाहिए कि जिससे वो पानी जो प्रदूषित हो रहा है उसे साफ़ किया जा सके और उसमें जो केमिकल्स मिल रहे हैं उनका दोबारा आप कहीं पर और यूज़ कर सकें। और दूसरा कदम जो आम लोगों को उठाना चाहिए, सभी लोगों को उठाना चाहिए, वो है कि हर जगह पौधे लगाएं। हर जगह जहाँ जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ तो लगाना ही है। कोशिश ये करिए कि सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पौधारोपण करें और सिर्फ पौधारोपण करके छोड़ना नहीं है, उनकी रक्षा करनी है, उन्हें बड़ा करना है। जहाँ कहीं भी प्लास्टिक आपको नज़र आए, जहाँ कहीं पर भी, उसे उठाना चालू कर दें। और प्लास्टिक उठा करके रिसाइकलिंग का काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। रिसाइकलिंग करें, उसे दोबारा यूज़ करने के इसमें ले आएँ। और इसके अलावा इन चीज़ों के लगातार, अब सोचिए कि हम ये कब से यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1860 के बाद से धीरे धीरे हमने इन चीज़ों को बढ़ावा देना शुरू किया और आज जो स्थिति बनी है वो लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लगने जैसी घटना घट जाती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बहुत बड़ी आशंका तो ऐसी है कि अब दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन भविष्य में कम से कम हम अनाज का इस्तेमाल कर सकें, अनाज खा सकें, अच्छा खाना खा सकें, साफ़ पानी पी सकें, साफ़ हवा में सांस ले सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए हमें ये करना ही होगा। अगर आज भी हम नहीं करते तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वक्त बचेगा ही नहीं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ कि कम से कम अब इस भाई के इस अधूरे स्वप्न को अपना पूरा स्वप्न मानकर चलें, अपने जीवन का उद्देश्य मानकर चलें, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। ये हम दो भाइयों का साझा स्वप्न मानव जाति के लिए हमने जो देखा था, और ये कहानी हम दोनों भाइयों ने ये स्वप्न कैसे देखा, इसकी बात फिर कभी करेंगे।